नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गजल साए में धूप। साए में धूप एक ऐसी गजल है जिसमें कवि दुष्यंत कुमार जी ने आज़ादी के बाद की भारत की राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्थाओं से पीड़ित आम जनता का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गजल पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। बहुत ही सुंदर गजल है। इससे पहले कि हम इसके भावार्थ तक पहुंचे, आइए जानते हैं इस गजल के मध्याय शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। तय निश्चित चिरागा दीपक दिया मयस्सर उपलब्ध, दरख्तों वृक्षों साए छाया, उम्र भर के लिए हमेशा के लिए। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे संदर्भ की ओर। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल साए में धूप से उद्धृत है। इसके गजलकार दुष्यंत कुमार जी हैं। संदर्भ के बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने आजादी के पश्चात राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं के प्रति आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। सामाजिक अव्यवस्था और अभाव का स्वाभाविक वर्णन करते हुए दुख प्रकट किया है। प्रसंग जानने के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं इसके भावार्थ पर। भावार्थ इस प्रकार से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत ही सुंदर भाव हैं कवि के। आज़ादी के बाद के परिवेश का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि आज़ादी मिलने से पूर्व राजनेताओं द्वारा आम जनता से कुछ वादे किए गए थे कि आज़ादी मिलने के बाद प्रत्येक घर में, हर घर में दीपों की माला जलेगी, अर्थात दियों की माला जलेगी, हर घर खुशियों से रोशन होगा। परंतु स्थिति उसके ठीक विपरीत रही, अर्थात स्थिति जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए। स्थिति विपरीत थी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जहाँ हर घर के लिए दीपों की माला का वादा किया गया था, आज स्थिति यह थी आज़ादी के बाद कि पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं था। अर्थात जहाँ यह कहा गया था कि घर घर में खुशियों का प्रकाश होगा, वहाँ पूरे शहर में एक भी दीपक नहीं है, अर्थात चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पर चिरागा से तात्पर्य है खुशियों से, आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से। जहां उन्हें ढेर सारे सुनहरे सपने दिखाए गए थे आज़ादी से पूर्व कि आज़ादी के बाद तुम्हें सुख समृद्धि से भरपूर जीवन मिलेगा, वहां आज चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। अर्थात वहां आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। आगे कवि ने कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ तो वृक्ष ही ऐसे हैं जिनके तले छाया नहीं मिलती, छाया के ठीक विपरीत धूप की तपन मिलती है। यहाँ पर दरख्तों से तात्पर्य शासकों से है, शासन व्यवस्था से है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ तो शासन व्यवस्था ऐसी है कि इनके छत्र छाया में कष्ट ही कष्ट हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का सुख चैन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात इस शासन व्यवस्था से हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। इसके विपरीत हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अब तो मन में इतनी निराशा भर गई है कि मन करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। यहाँ पर कवि ने आम जनता के पक्ष में अपने भाव शासन के विरुद्ध प्रकट किए हैं कि अब इस शासन व्यवस्था से इतना मन भर गया है कि जी करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चले जाएं।
भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अव्यवस्थित यथार्थ का वर्णन किया है, जहां स्वतंत्रता पश्चात जन जन को सुनहरे भारत के सपने दिखाकर उन्हें निराश किया गया है। आम आदमी के दुखों, उसके कष्टों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। कहाँ तो तय था कहकर कवि ने तय शब्द के माध्यम से राजनेताओं द्वारा स्वतंत्रता पूर्व किए गए वादों की ओर इशारा किया है, जिसमें आम जनता से वादे किए गए हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक भारतीय समृद्ध संपन्न जीवन व्यतीत करेगा। परंतु स्वतंत्रता पश्चात राजनीतिक अव्यवस्था के कारण आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाई है। कवि ने दरख्तों के साए में धूप लगती है यह कहकर शासन पर राजनीतिक टिप्पणी की है, तथा साथ ही चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए कहकर शासन पर अविश्वास प्रकट किया है तथा आम जनता की निराशा को व्यक्त किया है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। पंक्तियां गजल विधा में लिखी गई हैं। चिरागा विकास का, दरख्तों शासन का प्रतीक है। मयस्सर, चिरागा, दरख्तों, उम्र, तय आदि उर्दू शब्दों का सहज सरल बोधगम्य प्रयोग किया गया है। कवि द्वारा गजल विधा में समसामयिक परिवेश का वास्तविक वर्णन प्रशंसनीय है। साये में धूप में विरोधाभास अलंकार है। गजल में लयात्मकता के साथ साथ सहज प्रभाव और गतिशीलता भी दर्शनीय है। शिल्प सौंदर्य के बाद आइए अब हम गजल को आगे बढ़ाते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर गजल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ इस प्रकार से है। मुनासिब, योग्य, अनुकूल, सफर, यात्रा, खुदा, भगवान, ख्वाब, सपना, हसीन, सुंदर, नजारा, दृश्य। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक दुर्व्यवस्था और सामाजिक अभावों के प्रति उदासीन जनता का वर्णन किया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे सामाजिक शोषण का विरोध न करते हुए उसमें ढलकर जीवन व्यतीत करते हैं। प्रसंग के बाद अब जानते हैं इस गजल का भाव, अर्थात आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, अर्थात हमारी भारतीय जनता इतनी दीन है, इतनी दैन्य स्थिति है, यदि इनके तन पर कमीज ना हो अर्थात तन ढकने को कपड़ा ना हो तो यह अपने पैरों को सिकोड़कर अपने पैरों से अपना पेट ढक लेंगे, परंतु उसके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे। उस कमीज को पाने के लिए, तन ढक कपड़ा प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष नहीं करेंगे। यह पूर्ण रूपेण निर्भर हैं। यह अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, यह आवाज उठाना नहीं जानते हैं। यदि सरकार द्वारा इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण हो रहा है तो यह शोषित जनता उस शोषण को सहर्ष से स्वीकार करेगी और स्वयं को भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे छोड़ देगी, किंतु उसके विरोध में आवाज नहीं उठाएगी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करना चाहती है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आगे कवि कह रहा है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था जहां आम जनता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती, जहां पर खामोश जनता का पूर्ण रूपेण शोषण किया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था के लिए इस प्रकार की संकुचित खामोश आम जनता कितनी उपयुक्त है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को आगे तक ले जाने के लिए, दूर तक चलाने के लिए इस प्रकार की जनता अति उत्तम है, उपयुक्त है, जो कि कभी भी अपने अधिकारों की मांग नहीं करती, जो कि कभी भी शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करती, जो कभी भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ताधारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को सहर्ष स्वीकार कर भाग्य के भरोसे छोड़ देती है।
खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की आम जनता, इस प्रकार की शोषित जनता, इस प्रकार की संकुचित मानसिकता के लोग भगवान को भी सिर्फ इसीलिए पूजते हैं, सिर्फ इसीलिए मानते हैं कि उनके पास कोई एक पर्याप्त सहारा हो जिसके भरोसे वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वे भाग्य के भरोसे बैठते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लोग संघर्ष करना नहीं चाहते, वे लोग कर्मठ नहीं हैं। वे अपनी अकर्मठता को भगवान का नाम लेकर के छुपाते हैं। वे जितना मिलता है उसी में खुश होकर के अपने जीवन को, अपने भाग्य को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि ने आम जनता की संकुचित सहमी मानसिकता से पाठकों को अवगत कराया है, जो अपनी जीवन शैली, अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता तो करना जानती है, लेकिन राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्थाओं के विरुद्ध आवाज उठाना नहीं चाहती। वे भगवान को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कवि ने यहाँ सामाजिक अव्यवस्थाओं और जन सामान्य की उदासीनता के मिले जुले स्वरूप का वर्णन किया है। वह वास्तव में आम जनता को उनके अकर्मठ व्यवहार और समाज की निरंतर बिगड़ी या असामान्य परिस्थितियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर उन्हें तमाम शोषण संबंधी गतिविधियों के विरुद्ध जागरूक करने का सफल प्रयास है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से पांव से पेट ढकना एक मार्मिक बिंब है, जो कि अति निर्धनता का प्रतीक है। गजल में उर्दू शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता पूर्वक किया गया है। यहाँ सफर शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग शासन व्यवस्था के लिए किया गया है। सामाजिक समस्याओं को गजल विधा में दर्शाना यह कवि के लेखन कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिल्प सौंदर्य के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं गजल। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, मेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही सुंदर भाव हैं। आइए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थी की ओर और जानते हैं इस गजल के शब्दार्थ, ताकि इसका भाव समझना हमारे लिए आसान हो जाए। मुतमईन अर्थात विश्वास से, बेकरार व्याकुल, निजाम शासक, सिलदे सिलाई करना, शायर कवि, एहतियात सावधानी, बहर गजल के शेर छंद, जिए जीना, गुलमोहर एक प्रकार का फूल जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है, गैर अन्य या पराया। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत गजल में गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने सामाजिक प्रतिक्रिया के प्रति निष्क्रिय जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। किस्मत के भरोसे निराश जीवन व्यतीत करने वालों को दुर्व्यवस्थाओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रसंग के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भावार्थ। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। बहुत सुंदर। यहाँ पर कवि ने कहा है कि भारतीय आम जनता जो कि प्रतिदिन शोषण का शिकार हो रही है, उसे पूर्ण रूपेण विश्वास है शासन व्यवस्था पर, सरकार पर, सत्ताधारियों पर कि वे उनके दिल पत्थर के हैं जो कि कभी भी नहीं पिघल सकते हैं। आम जनता जानती है कि सत्ताधारी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना एक प्रकार से असंभव है, संभव नहीं है कि हम उनकी सहानुभूति प्राप्त करेंगे। वे लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से पत्थर कभी नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार से सत्ताधारियों द्वारा हमारा कल्याण असंभव है। किंतु कवि ठीक इसके विपरीत सोचते हैं। कवि कहते हैं मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, और कवि कहते हैं कि मैं व्याकुल हूँ, मैं बेचैन हूँ कि यदि हम शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो उसका असर सत्ताधारियों पर अवश्य होगा, और उस बदलाव के लिए
आवाज में उस असर के लिए, शोषित जनता की उस बुलंद आवाज के असर के लिए मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ उस दिन के लिए कि जब शोषित जनता सरकार के विरुद्ध, सत्ताधारियों के विरुद्ध, अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेगी। उस दिन जब सरकार को जनता की बुलंद आवाज के आगे झुकना होगा और उनके प्रति अपने विचारों को परिवर्तित करना होगा। मैं उस बदलाव के लिए, आम जनता की आवाज में उस साहस के लिए, उसकी आवाज की ताकत के उस असर को देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। और मुझे विश्वास है कि यदि आम जनता अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएगी तो उनकी उस बुलंद आवाज का असर सत्ताधारियों पर अवश्य होगा। मेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, मेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। आगे कवि कहते हैं कि ये शासक लोगों को यदि अपनी शासन व्यवस्था को लंबे समय तक आगे चलाना है तो यह आवश्यक है कि आम जनता कभी भी अपनी आवाज बुलंद ना करे, शोषण के विरुद्ध आवाज ना उठाए और यह शायर की जुबान सिलदे अर्थात सभी कवि, सभी लेखक चुप्पी साध लें, खामोश हो जाएं, अपनी जुबान को खामोश कर दें। तभी यह सत्ताधारी अपने इस अव्यवस्थित शासन को आगे तक ले चलेंगे। अगर इसे सुचारू रूप से चलाना है तो यह आवश्यक है कि ये लोग कभी भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज ना उठाएं। हम शायर, कवि कभी भी किसी भी प्रकार की शब्द क्रांति का आगाज ना करें, आरंभ ना करें और किसी भी हो रहे दुराचार, अव्यवस्थित व्यवहार के प्रति और अभावग्रस्त गतिविधियों के प्रति अपनी आवाज न उठाएं। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए और यह सावधानी सत्ताधारियों को बरतनी चाहिए। यदि उन्हें अपनी इसी प्रकार की एक तरफा शासन व्यवस्था को लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाना है तो उन्हें यह सावधानी बरतनी होगी कि कोई भी उनके विरुद्ध आवाज न उठाए और उसके लिए आवश्यक है कि वे जनता के पक्ष में अपने फैसले सुनाएं, अर्थात जनता के पक्ष में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दें। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। आगे कवि कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। यदि हम जी रहे हैं, यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशियों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए सोचना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा, उसके लिए प्रयासरत रहना होगा और अपनों की खुशियों के लिए जीना यह हमारा धर्म बनता है कि हम अपनों की खुशियों के लिए जीने के लिए उपयुक्त व्यवहार करें, यथोचित व्यवहार करें और आवश्यकता अनुसार व्यवहार करें। जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। यदि हमारा शोषण हो रहा है तो हमें उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। हमें अपनों की खुशियों को ध्यान में रखने के लिए अपनों के साथ चलना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और यदि मरना है तो भी किसी की खुशियों के लिए मरे, अर्थात किसी के लिए, किसी की समृद्धि के लिए मरे। अगर हमें गैर की गलियों में मरना है तो वह भी दूसरों के गुलमोहर अर्थात दूसरों की खुशियों के लिए मरे। तो हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, अपनों की खुशियों, अपनी खुशियों के लिए मरे, या फिर हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मरे, अर्थात दूसरों की खुशियों के लिए मरे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। पंक्तियों का मर्म यह है कि समाज का कल्याण, विकास ही हमारा परम धर्म होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। इसी के लिए हमें जीना चाहिए और इसी के लिए हमें मरना चाहिए।
भावार्थ के बाद आइए आगे बढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। पद्यांश का भाव यह है कि कवि सामाजिक क्रांति का पक्षधर है। वह समाज में हो रही गतिविधियों के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट कर रहा है कि यदि सामाजिक रूप से हमारे साथ कुछ भी अनैतिक, असामान्य हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, तो हमें भाग्य के भरोसे बैठकर सही समय की प्रतीक्षा ना करते हुए सही समय रहते क्रियाशील रहना चाहिए। हमें निराशावादी न होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। सामाजिक विकास के पक्ष में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक अव्यवस्थाओं से ग्रस्त होकर किसी अन्य की दया या सहानुभूति का पात्र बनने से अच्छा है कि स्वयं के लिए सभी अव्यवस्थाओं के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। हमें स्वयं को व्यवस्थित रखने के लिए सामाजिक राजनीतिक अभावों अव्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वर बुलंद करना चाहिए। यहाँ कवि ने आम जनता के साहस को जगाया है तथा उनकी खामोशी को स्वर दिया है। शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। गजल की आवश्यकता के अनुसार कवि ने भावों को व्यक्त करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। गुलमोहर समृद्धि का और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गजल में भावानुसार गुलमोहर का प्रयोग जागरूकता लाने के लिए प्रभावशाली रूप से किया गया है। भाषा की प्रवाहमयता प्रशंसनीय है। गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए एक सुंदर बिंब है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। एक बात हमेशा याद रहे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।